morning everyone, my name is Shivani and welcome to अनंत करंट अफेयर्स। और आज हम डिस्कस करेंगे इन 6 आर्टिकल्स के बारे में। और ये द हिंदू के एडिटोरियल से मैंने लिए हैं और एक उनका और सेक्शन आता है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, उससे लिए हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली कौन कौन से मेजर हेडिंग्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला है लेबर वेजेस, जो नरेगा के बारे में है, एमजी नरेगा के बारे में। फिर नेपाल पॉलिटिक्स में एक आर्टिकल है। उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन से कनेक्टेड एक आर्टिकल है जो किसी स्टूडेंट ने लिखा है, बट उसमें काफी रिलेवेंट डेटा है। देन द लीगल हर्डल्स इन फ्रीइंग हिंदू टेम्पल्स, ये एक सेकुलरिज्म के बारे में है जो GS1 का पार्ट क्रिएट करता है। देन व्हाट इज द प्रपोजल टू बैन द सेल ऑफ सिंगल सिगरेट, ये अभी हाल ही में एक बैन आया है, उसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा। और अ फेल्ड अटेम्प्ट एट डिक्रिमिनलाइजेशन के बारे में एक नया बिल अटेम्प्ट किया यूनियन गवर्नमेंट ने, उसमें उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल हमारा एमजी नरेगा के बारे में। हाल ही में न्यूज आई थी कि उनका जो अटेंडेंस है उसको जो क्रिएट कर दी, उसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है। तो अब समझेंगे कि एक्चुअली ये जो वो तो ठीक है, वो न्यूज तो ठीक है, चल रही है, लेकिन इसमें एक अलग पॉइंट लिया गया है। अ डिले इन फंड्स टू बी पेड टू स्टेट्स फॉर एमजी नरेगा पेमेंट्स इज अनएथिकल। एक डिस्कशन चला था हमारे पार्लियामेंट में तृणमूल कांग्रेस की MP है जवाहर सिरचर और उनके बीच और साध्वी निरंजन ज्योति के बीच। तो इससे पॉइंट निकल के आया कि जो हमारे नरेगा के जो वर्कर्स हैं उनकी जो वेज है, जो उनको दिहाड़ी मिलती है, जो भी पैसा उनको मिलता है, उसमें डिले होना काफी अनएथिकल है। और अनएथिकल किस कारणों से हो सकता है? या तो स्टेट और सेंटर का कनेक्शन ठीक से नहीं बैठ पाया तब नहीं मिलता है, या कोई ऐसा डायरेक्टिव इश्यूज है जो स्टेट फॉलो नहीं करते हैं, तब उस डिले की वजह से जो हमारे नरेगा के वर्कर्स है उनको सफर करना पड़ा। तो उसके बाद एक डिटेल समझ में आया, उसको एक डेटा हमारे सामने आया, उसको समझते हैं। अ रिपोर्ट बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिपटेक इंडिया फाउंड दैट 2744 crore was still due to workers for work done सिंस दिसंबर 26, 2021। इतना अमाउंट अभी पेंडिंग है जो वर्कर्स को दिया नहीं गया है, और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है लिपटेक, उसने ये डेटा दिया है। डिले इन द पेमेंट विच इज कॉन्ट्ररी, जो डिले जो पेमेंट में होती है, विच इज कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज स्टेटेड इन सेक्शन 3 ऑफ नरेगा एक्ट। नरेगा एक्ट में जो कहा गया है उसकी जस्ट ऑपोजिट है कि अगर हम वर्कर्स की जो पेमेंट है उसको डिले करते हैं, हैज रिजल्टेड इन अ ड्रॉप in the number of household working under the scheme in the state from 77 lakh during the pandemic year to 16 lakh in the current financial year। उन्होंने बोला कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो उनको 100 दिन का जो काम देने का जो प्रॉमिस है और टाइम से पेमेंट देने का जो प्रॉमिस है, उसके अगेंस्ट में क्या हो रहा है, हैज रिजल्टेड अ ड्रॉप इन द नंबर ऑफ हाउस होल्ड वर्किंग। अगर आप उनको पैसा टाइम से नहीं देंगे तो जो वो काम करने वाले लोगों का भी जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है, जो काम करना चाहते हैं वो भी उनका जो क्या नंबर ड्रॉप होता है या हुआ है। अंडर द स्कीम इन द स्टेट फ्रॉम 77 लाख ड्यूरिंग द पेंडेमिक में से 70 लाख लोग काम कर रहे थे, और अब क्या हो गया, 16 लाख लोग ही करंट फाइनेंशियल ईयर में काम कर रहे हैं। तो पहली चीज ये सामने आई इस डेटा के हिसाब से, ठीक है, कि उनको टाइम से वेजेस नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो उनका काम करने का इंटरेस्ट जा रहा है और नंबर्स गिर रहे हैं। द करंट नंबर फॉल्स शॉर्ट ऑफ 49.25 lakh households which availed the scheme in the last pre-COVID-19 years as well. Number falls short of 49.25 lakh households which availed the scheme in the last pre-COVID-19 year as well. The union government in its response suggested that funds have been blocked only in West Bengal. Union government ने कहा कि वेस्ट बंगाल के ही सिर्फ फंड्स को ब्लॉक किया गया है for non-compliance with the directives of the central government and his pertains to the prior fund misuse। जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर स्टेट और यूनियन में डिसकनेक्शन है, उसकी वजह से उनके फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं कभी कभी, जो उसका एक कारण है, और उससे डिले हो रहा है वेज हमारे वर्कर्स का। बट द तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट रिस्पॉन्स इज लेजिटिमेट। उन्होंने कहा नहीं, वो लेजिटिमेट है, कोई इशू नहीं है। द स्टेट हैज आंसर्ड क्वेरीज रिलेटेड टू द मिसयूज एंड द ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स टू वर्कर्स। द फैक्ट दैट मिसयूज हैज रिपोर्टेडली कवर्ड ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ ग्रांट सजेस्ट दैट वर्कर्स आर बीइंग अनड्यूली पनिश्ड। तो जो भी उन्होंने बोला कि जो ग्रांट को लेकर के जो फ्रैक्शंस है, जो इश्यूज क्रिएट होते हैं हुए, उससे क्या हुआ, जो रिपोर्ट में कवर किए गए कि हमारे जो वर्कर्स है वो अनड्यूली पनिश हुए, ठीक है, एक पॉइंट समझ में आया। वेज डिलेज हैव बीन अ क्रॉनिक प्रॉब्लम विद मनरेगास व्हिच बियॉन्ड बीइंग अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस फॉर द पुअरेस्ट रूरल हाउसहोल्ड। उन्होंने बोला एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है मनरेगा की वेज डिले, वाज अ बून ड्यूरिंग द पेंडेमिक ईयर्स। जो पेंडेमिक ईयर्स में एक बून की तरह था। नाउ गिविंग succor
giving succor, the word is succor, not only to such households but also to migrant workers from urban areas as alternative employment. सिर्फ ऐसा नहीं कि गांव जो जिस गांव के रहने वाले वर्कर्स थे, बल्कि माइग्रेंट्स भी जो हमारे कोविड एरा में वहां अपने अपने जैसे गांव चले गए, शहर चले गए, तो उनको भी एक ऑल्टरनेट की तरह उनको फायदा दिया इस पॉलिसी ने। पर अब इशू क्या क्रिएट हो रहा है कि इनकी जो वेज डिले हो रही है वो एक सही चीज नहीं है, जिससे उनका जो जो मनोबल कहना चाहिए वो गिर रहा है और नंबर्स भी कम हो रहे हैं। और यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है सका का मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फटाक से, दैट इज परेशान व्यक्ति को सहानुभूति देना। ठीक है, सका इसका मतलब होता है परेशान व्यक्ति को सहानुभूति देना, और बून का मतलब वरदान। सो ये जो उस समय जो परेशान जो लोग थे उनको एक वरदान की तरह काम किया, एक हेल्प दी इस पॉलिसी ने, पर अभी उनकी वेज डिले से हम उनको डिमोटिवेट कर रहे हैं। अर्लियर दिस ईयर द डिलेज इन फंड्स disbursal to the states were on account of procedural delay and an overhauling of the financial management system, finance ministry. ठीक है, this should not be a problem if the union government sets aside adequate funds at the beginning of the year. और ये प्रॉब्लम तब नहीं हो सकती है अगर वो साल के स्टार्टिंग में ही जो फंड्स हैं जो जिन स्टेट्स को उनको डिस्पर्स करने होते हैं, अगर वो सेट असाइड किनारे रख लें तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा उन्होंने सजेशन दिया, सजेशन भी है यहाँ पे। आई एम नॉट श्योर कि ये फाइनेंशियल ग्राउंड में कितना ठीक है, ऐसा क्या सरकार नहीं करती होगी, पर उन्होंने यहाँ पे इस आर्टिकल में लिखा है। विद एन एम्फेसिस ऑन रिड्यूसिंग मिसयूज इज नेसेसरी, in particular ensuring that the scheme is put into use by actually undertaking public works. The misplaced reliance on technocratic approaches has stymied its implementation. Technocratic approaches की वजह से भी कभी-कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। Now, the major partners को समझते हैं। The government has now made digital capture of Manrega's attendance mandatory at work site, despite issues such as lack of technical support. टेक्निकल सपोर्ट के ना होते हुए भी उन्होंने इस अटेंडेंस को मैंडेट कर दिया है। The necessity to own as a smartphone and workable internet connection at the sites not having been fully resolved. अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, जहाँ पे उनके पास वर्केबल फोन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, तभी वो अटेंडेंस लगा पाएंगे। तो as a scheme such as Manrega's need to evolve while keeping its core idea of demand driven work allocation intact. Now a scheme such as Manrega need to evolve, ऐसे evolve उसको उभर के आना चाहिए, बनना चाहिए, while keeping its core idea of demand driven वर्क के हिसाब से जैसे जरूरत होती है उस हिसाब से काम मिलता है, उसको इवॉल्व करने की जरूरत है। वर्क एलोकेशन इंटैक्ट, जो वर्क एलोकेशन के हिसाब से उनका जो कोर आइडिया है डिमांड ड्रिवन वर्क मिलेगा, जैसे जैसा काम जैसे जरूरत आएगी वैसा काम मिलेगा, इसको इवॉल्व करने की जरूरत है। ट्रीटिंग इट एज ए बर्डन विल ओनली हर्ट जेन्युइन बेनिफिशरीज, और इससे क्या होता है कि हमारे जो जेन्युइन बेनिफिशरीज हैं इनको सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, जो हमारे वर्कर्स हैं। तो इससे ही समझ में आ रहा है कि अगर वेज डिले होती है तो हमारे वर्कर्स को काफी ज्यादा डिमोटिव नंबर्स गिर जाते हैं, उनको जो उनके परिवार चल रहे हैं उससे उनको इश्यू होता है। और जबकि ये सब प्रॉब्लम चल रही है, टेक्नोक्रेट्स प्रॉब्लम चल ही नहीं, टेक्निकल इश्यूज है ही हमारे पास, उसके साथ आपने जो अटेंडेंस को डिजिटल कर दिया है, उससे भी एक नई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। किसी के पास फोन है नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है, उनको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। और जबकि ये डिमांड ड्रिवन काम होता है, ये कोई सैलरीड काम नहीं है कि आपको हर महीने सैलरी मिल जाएगी, अटेंडेंस लगी सैलरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। कभी कभी इसमें ऐसा साल भर में कभी कभी 2 महीने 3 महीने 4 महीने ही लोगों को सिर्फ काम मिलता है। तो उस केस में इसको इवॉल्व करने की जरूरत है, जहां पे वो हर महीने की अटेंडेंस लगाएं, उनको हर महीने काम मिले, और उनको उनकी जो वेज है, जो पैसा दिहाड़ी जिसको बोलते हैं, जो वेतन है, वो भी वेतन तो नहीं कहना चाहिए, सैलरी इज रॉन्ग वर्ड है, जो वेज है उनको वो समय पे मिले, जो डिले होती रहती है। तो इस आर्टिकल में हमको क्या समझना है, एमजी नरेगा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे लिए मेंस पे क्वेश्चन क्रिएट करती है। इसलिए जो ये अटेंडेंस के जुड़ी हुई जो अटेंडेंस अब नया मोड आया है एमजी नरेगा में, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके जो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, इसकी की पॉइंट्स हैं इसके, उसको आपको दोबारा से रिफ्रेशर लेना है एमजी नरेगा का, और उसमें एक पॉइंट ऐड करना है कि वेज डिले इज द मेजर प्रॉब्लम, और उसको सॉल्व कैसे हम कर सकते हैं। जो वेज डिले हो रही है उसको सॉल्व करने का क्या ऑप्शन है हमारे पास, आप इसको लिखिए, अपने कमेंट्स खुद बनाइए, अपने नोट्स खुद बनाइए, उसमें लिखिए कि अगर आप उस जगह होते, तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को असिस्ट कर रहे हैं एज ए सपोर्ट,
अगर आप, क्योंकि हमारा टारगेट है आईएएस बनना, तो अगर हम सब गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, पहली बात। दूसरी बात कि जो अटेंडेंस हमने ली, अभी जो नया मोड आया है जिसमें आपने अटेंडेंस को टेक्निकल कर दिया है, इसको करने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 2। ना क्वेश्चन नंबर 3 इज कि जब भी आप इतनी बड़ी फ्लैगशिप प्रोग्राम को इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ग्राउंड्स क्या होते हैं, हमने ग्राउंड्स क्या लिए, हमने क्यों इस चीज को अप्लाई किया कि हम अटेंडेंस को अटेंडेंस को हम टेक्निकल एस्पेक्ट से, या आप ऑनलाइन इसको अटेंडेंस लगाने का जो ऑप्शन लिया है आपने, ये किस ग्राउंड पे लिया है। तो इसलिए आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे खुद से क्रिएट करने पड़ेंगे, इसके आंसर्स खुद बनाने पड़ेंगे, और जैसे जैसे आर्टिकल्स आते हैं आप उसे फाइल अप करते जा सकते हो। नंबर 1 है कि एमजी नरेगा ने जो अटेंडेंस वाला ऑप्शन लगाया गया है उसका क्या यूज है, पहला। दूसरा, एमजी नरेगा के जो मेजर पॉइंट्स इसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं वो आप की पॉइंट्स हैं उनको ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो अभी टेक्नोक्रेट्स इश्यूज हैं मोबाइल फोन को लेकर के, अटेंडेंस को लेकर के, उसका क्या क्या प्रॉब्लम्स है, अगर आप वहां होते तो उसका सोल्यूशन क्या होता, उसके बारे में आप क्रिएट कर सकते हो। तो 3 क्वेश्चंस आपको एमजी नरेगा के आसपास क्रिएट करने चाहिए और ये आपके मेंस और प्री दोनों ही प्रिपरेशन में काम आएंगे। अब बढ़ते हैं फटाफट आगे की आर्टिकल पे। जो सेकेंड आर्टिकल है ये हमारा नेपाल पॉलिटिक्स को लेकर है। जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए कि नेपाल के जो लेटेस्ट प्रधानमंत्री हैं मिस्टर पुष्प कुमार दहल, वो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए, जिनको वहां की प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया और उनको नेक्स्ट 30 दिनों में अपनी पावर, अपनी मेजोरिटी को प्रूव करना है, उसके लिए ये आर्टिकल है। लेकिन अपनी टेक्निक बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्टेप में ना जाके हमको इस आर्टिकल को यूज करना है इंटरनेशनल अफेयर्स में, जिसमें हमारी जो इंटरनेशनल अफेयर्स जो नेपाल को लेकर हमारी पॉलिटिक्स है उसमें, कि हमारे बीइंग अ ब्यूरोक्रेट आपकी क्या अप्रोच है हमारी, और बीइंग अ बिग ब्रदर इंडिया की अप्रोच क्या होनी चाहिए नेपाल को लेकर के। दूसरा, हम यहाँ पे इसकी जो ज्योग्राफी है, जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं, जो नदियों से जुड़े हुए हैं, उसके लिए आप GS1 के लिए इस आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको हम समझेंगे फटाफट। तो पहला है पुष्प कुमार दहल, जिनका नाम प्रचंडा भी वहां पे बोलते हैं, प्रचंड और प्रचंडा, जिस फॉर रेफरेंस पर्पस उनका अपॉइंटमेंट हुआ है और उनको नेक्स्ट 30 दिनों में अपनी जो मेजोरिटी को प्रूव करना है। उन्होंने मिस्टर ओली, जो वहां के पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनसे बैकअप लेकर के ये नई सरकार को प्रूव करने के लिए पार्लियामेंट में वो आए हैं। तो देखना पड़ेगा कि कैसे उनका एजेंडा आगे जाता है, कैसे उनकी ड्राइव आगे जाती है। और उसके अलावा कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, मैं इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। नेपाल ट्रांजिशन फ्रॉम अ मोनार्की टू अ रिपब्लिक बिगेन इन 2008। 2008 में उनका जो मोनार्की से रिपब्लिक की तरफ उनका ट्रांजिशन हुआ 2008 में। इन 15 years नेपाल had 3 NC का मतलब होता है नेपाल कांग्रेस, प्राइम मिनिस्टर GP कोइराला, सुशील कोइराला, and Mr. Deoba twice. Two Maoist Prime Minister, Prachanda twice, and Baburam Bhattarai. 3 UML Prime Minister, Madhav Nepal, Jhalanath Khanal, and Mr. Oli twice. तो ये जो एक टाइमलाइन है, इसकी जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है कि वहां पे इस तरह का तख्ता पलट, मतलब माओइस्ट का, लेनिनिस्ट का, जो आप समझते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो GS1 में जो हमारा सिलेबस कवरेज है उसमें कम्युनिस्ट पार्टीज और कम्युनिज्म क्या होता है, सेकुलरिज्म क्या होता है, उसके बारे में आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जैसे ही हम लोग कहते हैं कि माओइस्ट बोलते हैं या लेनिनिस्ट बोलते हैं, तो वो क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री में उनका क्या इम्पैक्ट है, तुरंत रिफ्रेशर होना चाहिए दिमाग में, तभी इन टर्म्स को समझने का फायदा है। एडिटोरियल में बहुत सारी चीजें हिडन होती हैं, हर चीज डिस्कस नहीं करी जा सकती, पर जैसे मैं टर्म बताती हूँ तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माओइस्ट कौन होते हैं, और उसके बाद लेनिनिस्ट क्या होता है, और इसके साथ अगर हम बोलते हैं तो कम्युनिज्म का क्या मतलब है। कम्युनिज्म यहाँ मतलब नेपाल के रेफरेंस में नहीं, मैं जेनेरिक टर्म बता रही हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री में वो शुरू कहाँ से हुआ, ये सब आपको आना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं इस आर्टिकल में। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा इंटरनेशनल अफेयर में नेपाल का क्या रोल होगा, मैंने पहले भी बोला कि उन्होंने, अच्छा एक लाइन और है कि फॉलोइंग द अडॉप्शन ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 2015 इलेक्शंस वर हेल्ड इन 2017। उन्होंने 2015 में, मैंने पहले भी बताया था जब डिस्कशन हुआ था एक बार, कि कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है नेपाल ने। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 2017, देन टू प्रचंडा वाज इन अ कोलिशन गवर्नमेंट विद NC, बट months before the election switched to a form an electoral alliance with the UML. So UML और उनकी जो RSP अभी नई पार्टी बनी है जिसके अंदर वो प्राइम मिनिस्टर बने, ये भी कॉलिशन ही है, लेकिन अब देखेंगे कि कॉलिशन कितना अच्छा प्रूव होता है।
अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं उस पार्ट पे जो हमारे लिए रिलेवेंट है, और बीइंग ये पूरा आर्टिकल आप गो थ्रू कर सकते हो अगर आपको डेटा चाहिए, दैट इज क्वाइट ओके। बट द पॉइंट इज जो हमारे लिए रिलेवेंट है बीइंग अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट, हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो ये है इंडियाज रोल। ठीक है। इट इज एट टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दैट नेपाली पॉलिटिशियंस स्टार्ट लुकिंग फॉर द कन्वीनियंस स्केपगोट ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस। बीच में कल एक आर्टिकल आया था जहां पे मिस्टर दहल ने ये बोला है कि हमें हमारा जो स्टेटस है चाइना को लेके वो सेम रहेगा। स्केप बोर्ड का मतलब चुपके से निकल जाना, उस बात पे क्लियरेंस ना देना। तो क्योंकि मिस्टर ओली जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और मिस्टर दहल दोनों ही प्रो चाइना मिनिस्टर्स माने जाते हैं, तो उनकी जो अप्रोच चाइना को लेकर के है वो एज इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वो इंडिया के सपोर्ट में बात नहीं करेंगे, ऐसे मानिए। तो वो इसलिए इनका जो रोल है उसमें समझने वाली बात है कि कितना हमें सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वो प्रो चाइना मिनिस्टर्स है। इंडिया वॉज कॉन्स्पिक्यूअसली मिसिंग, मतलब जानबूझ के मिसिंग ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज द फर्स्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर प्रचंडा ऑन हिज अपॉइंटमेंट। पहले वो कैंपेनिंग में मिस थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले उनको उनको विश किया। तो ये तो एक पॉलिटिकल स्टेप है, ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए है कि नेपाली पॉलिटिक्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैंने बोला कि भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और स्पेशली छोटे छोटे देश हैं, इनके लिए इंडिया की बिग बिग ब्रदर इमेज है। इसके लिए हमारा जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, जो इनसे हमारे कनेक्शन है, उसके बारे में हमेशा क्वेश्चंस बनते रहते हैं मेंस में। आफ्टर 2018 चाइना हैड प्लेड अ मेजर रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट अ ह्यूमन माओइस्ट अलायंस बट फेल टू कीप इंटैक्ट। तो चाइना का भी इसमें सपोर्ट रहता है। नाउ in recent years, India has retrieved lost ground in Nepal by focusing on project implementation. अभी कुछ ही हाल ही में इंडिया has retrieved lost ground in Nepal, ठीक है, इंटरेस्ट कम हुआ है। Since 2022 the जयनगर बारदीबास रेलवे, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला ये कि जयनगर बारदीबास रेलवे स्टेशन को लेके 2022 में विद इंडिया प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट, इंडिया ने उनको टेक्निकल सपोर्ट दिया। 2019 द लॉन्ग अवेटेड मोतीहारी अमलेखगंज ऑयल पाइपलाइंस वाज इनॉग्रेटेड। इसमें इंडिया वाज देयर टू सपोर्ट। पावर जनरेशन इन नेपाल हैज पिक्ड अप, पावर जनरेशन में भी हमारा रोल उसमें रहा है। द अग्रीमेंट टू एक्सपोर्ट 364 मेगावाट साइंड इन जून वाज यील्डेड एक्सपोर्ट अर्निंग ऑफ $60 million इन 2022। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कहीं ना। अकॉर्डिंग टू द नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द फिगर कुड quadruple in 2023 with the 900 megawatt अरुण 3 becoming operational। ठीक है, ये आप अपने जो जहां पे भी आप नोट्स बनाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर नेपाल के टेंजेंट में, उनको यहाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप इसको लिख सकते हैं और रेफर भी कर सकते हैं। Yet there are some issues that need to be resolved, कुछ इशू हैं जिनको रिजॉल्व होने की जरूरत है। तो वो तो हमारी कुछ पॉलिसीज थी जहां पे हम उनको अपनी अप्रोच को रीडिफाइन कर सकते हैं, ये तो नंबर 1 पॉइंट है। और वो इश्यूज हैं जो अभी भी अनरिजॉल्व है, जिन पे बहस बाकी है, हो सकती है। नंबर 2 पॉइंट ये है, देयर आर सम इश्यूज दैट नीड टू बी रिजॉल्व। फॉरमोस्ट इज द डीमोनेटाइज इंडियन करेंसी इशू। सबसे पहले जब इंडिया में मोनेटाइजेशन हुआ था, जिस साल की बात है, तो वहां पे कुछ करेंसी नेपाल गई है, वहां चल रही है, ऐसा कुछ इशू क्रिएट हुआ था। पेंडिंग 2016 से वो केस पेंडिंग है, उसके बारे में अभी बात होनी बाकी है। टॉक्स बिटवीन द स्पेशली 500 और 1000 के जो नोट थे वो वहां पे चल रहे हैं, वहां फ्लोट हुए हैं नेपाल में, ऐसी न्यूज थी। तो उसके बारे में डिस्कशन अगर क्योंकि बाकी है, इसका मतलब वो इशू है अभी भी। टॉक्स बिटवीन द टू सेंट्रल बैंक्स नीड अ पॉलिटिकल नज। टॉक्स बिटवीन द टू सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक्स हैं वहां के यहाँ के, उनके बीच में भी डिस्कशन बाकी है इसको लेकर के। द सेकंड इज द रिक्रूटमेंट फॉर द गुरखा रेजिमेंट्स हेल्ड अप सिंस द लॉन्च ऑफ अग्निपथ स्कीम। जो गुरखा रेजिमेंट को लेकर जो अग्निपथ स्कीम जो ऑलरेडी हमारे देश में भी एक एजेंडा है, उसके रेफरेंस में बात होनी बाकी है। Modi declared during his last visit the relationship between needs equality, mutual trust, respect and benefit to sustain it irrespective of two resides in Baluwater। बालूवाटर भी एक वहां की जो नदी के लेकर के जो डिस्प्यूट है, जो वहां के आसपास की का जो इलाका है उसको लेकर डिस्प्यूट है, ये भी एक अभी भी चिंता का विषय है जिसपे बात होनी बाकी है। सो हमारे पास कुछ पॉइंट आ गए। पहला तो 2016 का जो से इशू पेंडिंग है हमारा डिमोनेटाइजेशन का, वो हम डिस्कशन बाकी है नेपाल से। फिर उसके बाद हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है गुरखा रेजिमेंट को लेकर के आफ्टर अग्निपथ, वो जरूरी है। और जो बैलू वाटर इशू है ये भी हाईलाइट हुआ है, इसलिए आपके लिए जरूरी है। ये मेंस के लिए मैं आपको अभी रेफरेंस दे रही हूँ, आप इसकी प्रिपरेशन में इन तीनों पॉइंट्स को ऐड करिए और इनके डिटेल कलेक्ट कर लीजिए। इन अ पॉलिटिकली फ्लूइड एनवायरनमेंट वेयर हॉर्स ट्रेडिंग इज रैम्पेंट, इंडिया नेपाल रिलेशनशिप नीड्स इक्वालिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं।
इंडिया मस्ट बिल्ड अवेयरनेस ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। इस आर्टिकल में ये राइटर ये कह रहे हैं, ये वैसे भी ही इज स्टूडेंट एट हिंदू कॉलेज और इनका कनेक्शन है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी से, तो इसके लिए जो उनकी फाइंडिंग्स है उस पर ध्यान देते हैं, पॉलिटिकल स्टेप पे नहीं जाते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि और ये हमेशा के लिए जब भी कोई आर्टिकल आप पढ़े, एडिटोरियल पढ़े, तो वहां पे ये पिक करें कि आपके मतलब का क्या है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है और बीजेपी का स्टेप क्या है, कांग्रेस का स्टेप क्या है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें एक अपनी अप्रोच न्यूट्रल रखनी है, हमें सिर्फ एनालिसिस पार्ट लेना है उससे। नाउ स्टेटिंग दैट पॉपुलेशन राइज इज द मोस्ट, अभी कुछ दिन पहले डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट में कि स्टेटिंग द पॉपुलेशन राइज इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन फॉर इंडिया स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन क्रिएट होगा यहीं से कि हाउ डू यू प्रूव दिस स्टेटमेंट दैट India's the reason for India's slow rate of development is population। क्वेश्चन क्रिएट हो गया। अब इस आर्टिकल से आपको क्या लेना है ये समझिए, और ये आपका जीएस3 में क्रिएट हो सकता है, जीएस2 में भी समहाउ उसको ले सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। द बिल आर्ग्यूज फॉर एन इमीडिएट नीड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। द डिबेट एंड द डिस्कोर्स अराउंड इंडियाज राइजिंग पॉपुलेशन इज नॉट रिसेंट, हैविंग बिगन सिंस इंडिपेंडेंस। कहा गया इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट नेशन टू एड्रेस इस पॉपुलेशन प्रॉब्लम एज अर्ली एज 1951 में ही अपनी समस्या को समझ लिया था। पर उसके बाद हुआ क्या, क्या हमारी जनसंख्या रुक गई बढ़नी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द इल्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, हमने उनकी जो अवेयरनेस को हाईलाइट किया था 1951 में ही, जब हमारा जो देश आजाद हुआ उसके बाद, लेकिन उसके बाद इशू हम कंट्रोल नहीं कर पाए। व्हाइल देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट राइज इन इंडियाज पॉपुलेशन, उसके साथ साथ एक बड़ा काम ये हुआ, देयर हैज आल्सो बीन अ शार्प डिक्लाइन इन इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट। जो हमारी फर्टिलिटी का मतलब होता है हमारी कैपेसिटी रिप्रोडक्शन की। जैसे कोई माँ जो कोई भी महिला जब माँ बनती है तो उसका एक रेट होता है हर साल, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी डेफिनेशन है, उसको उसमें नहीं जाएंगे। तो टीएफआर जो रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो हमारा समय के साथ नीचे आया है। जो रिप्रोडक्शन नंबर्स हैं वो नीचे आए हैं। क्यों नीचे आए हैं? मेडिकल इश्यूज की वजह से बीमारियां हो रही है। अभी सर्वाइकल कैंसर के बारे में आपने समझा, कल की बात है, सर्वाइकल कैंसर पे एक मुहिम चालू करी है गवर्नमेंट ने, जिसमें से 9 से 14 से 13 और 14 ईयर्स तक की लड़कियों को वैक्सीनेशन होगा। तो वो क्यों जरूरी है? क्योंकि वो सारी चीजें आकर के हमारी टीएफआर को इफेक्ट करती हैं, राइट। और ऑब्वियसली जैसे कि हमारा देश फेमस है यंग पॉपुलेशन को लेकर के, तो जब हमारे देश में प्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम ही, टीएफआर ही नीचे चला जाएगा, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए बून बनेगी, वरदान बनेगी, राइट। क्योंकि पॉपुलेशन जितनी यंग पॉपुलेशन जिन देशों में होती है, जितनी ज्यादा जनसंख्या यंग है, उतनी ही उसकी वर्किंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। ये तो फेमस है, और एशिया में इंडिया उन देशों में से एक है। तो टीएफआर एक बड़ा इशू है। नाउ in 1950 the TFR was at around 5.9 and now it is 2%। फिफ्थ राउंड ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और एनएफएचएस का जो 2000 आई थिंक 2013 में, आई एम सॉरी नॉट ईयर मुझे कंफर्म नहीं है, कि जो उनका सर्वे हुआ था उसमें तो उनका जो डेटा निकल करके आया वो 2% रह गया। अब आप सोचेंगे 2% तो हमारा बहुत ज्यादा गिर गया। यस, दैट इज ट्रू, क्योंकि अगर आप समय से पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं या फिर किसी भी इश्यू को लेकर के हमारा जो इम्पैक्ट है वो सही नहीं रहता है। Right. So, while there has been a significant rise in India's population, there has also been a sharp decline in India's total fertility (TFR). ठीक है? In 1950, the TFR was around 5.9% and is now 2%. Fifth round of National Family Health Survey और NFHS का ये डेटा है। There was a steep decline after 1970, बहुत ज्यादा नंबर नीचे तेजी से गिरे, indicating an inversely proportional relationship between economic prosperity and the fertility rate। कि आप देखिए कि इनका इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स का मतलब जस्ट ऑपोजिट, जिसमें आपका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऊपर जा रही है और हमारा टीएफआर नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हुआ कि अगर प्रॉस्पेरिटी ऊपर जाती है तो हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो नीचे जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्रिएट हो गया, हाउ यू वुड प्रूव दैट इफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज गोइंग अप दैट विल बी एन इनडायरेक्ट
sorry, there will be a direct relationship between fertility rate and economic prosperity. यहाँ क्वेश्चन क्रिएट हो गया मीन्स के लिए, आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं. नाउ पॉलिटिकल डेटाबेस उसमें नहीं जाएंगे, पर ये समझेंगे कि एक्चुअली हमारे जो डिस्कशन हो रहा है उसमें हमारे जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या करती हैं. पॉपुलेशन इज अ ग्रेव कंसर्न इन द हिंदी हार्टलैंड, स्पेशली उत्तर प्रदेश एंड बिहार, but the suggestions were more political than practical. The visible attempt was towards an affirmation of the majoritarian politics being played off. मतलब जो उनके स्टेप्स है पॉलिटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकल नहीं है. कैसे? फॉर इंस्टेंस a bill said that no government would be offered to couples with more than 2 children. और कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी ऐसा कहा गया जिनके जो बच्चों से ज्यादा है, पर इसकी प्रैक्टिकलिटी में नहीं गए. However, there was no clarification about that would happen to a person who had a third child. इसका तीसरा बच्चा होगा उसके लिए पॉलिसी क्या होगी इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है. After being in a government job or if or some person a person with 2 children remarried and had a third child. अगर उसकी शादी दोबारा होती है, उसका तीसरा बच्चा होता है, तो उस केस में क्या होगा इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है. Now, Mr. Adityanath said, अभी recent कुछ इनका रेफरेंस लिया है उन्होंने, it should not happen that the speed of population growth or the percentage of some community is high and we stabilize the population of the मूल निवासी through अवेयरनेस ऑफ इन्फोर्समेंट. उन्होंने जो मूल निवासी को लेकर के जो अप्रोच ली है वो सही नहीं है. दिस स्टेटमेंट वाज परसीव्ड टू अंडरलाइन द बिलीफ इन द पार्ट्स ऑफ द हिंदी हार्टलैंड दैट इट इज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन बस. ये बीच में एक बात कही गई थी पर वो सही नहीं है. कैसे उसको प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे. द बिल वाज सीन टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड फैसिलिटेट द पॉलिटिक्स ऑफ मेजोरिटी अपीजमेंट. ठीक है, समझ गए. नाउ डेटा क्या है. डेटा कहता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से डेटा इंडिकेट दैट ऑल्दो द फर्टिलिटी रेट ऑफ मुस्लिम इज हायर देन द हिंदूज, द गैप बिटवीन द टू हैज श्रंक सब्सटेंशियली. इन 92-93 द गैप बिटवीन द हिंदू, ये 92-93 का सर्वे रिपोर्ट है. द गैप बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम फर्टिलिटी रेट वाज 1.1 व्हिच नाउ हैज रिड्यूस्ड टू 0.35. वो कह रहे हैं उनका गैप था बहुत ज्यादा था, अब कम है, और जो मुस्लिम्स आर एफिशिएंट इनफ टू मेंटेन देयर नंबर्स. A close comparison of census data on average fertility rate is insightful. For instance, in Uttar Pradesh with around 20% Muslim, ये डेटा समझने के लिए है, रेफर कर आप का मुझे लगता नहीं रेफरेंस जरूरी है, पर समझने वाली बात है उस स्टेटमेंट का कि Muslims are not helpful to reduce to increase their numbers. They are efficient to do that. How? For instance, in Uttar Pradesh with around 20% Muslim population, the TFR declined from 5.8% 1981 to 2.57% 2011 में गिर गया नंबर. ये क्या हुआ, हमारा मुस्लिम पॉपुलेशन की उत्तर प्रदेश की बात हो रही है. आसाम में क्या हुआ, वेयर द मुस्लिम पॉपुलेशन इज अबाउट 33%, जहाँ की पॉपुलेशन 33% है, उनका TFR 1.9% है. सिमिलरली इन जम्मू एंड कश्मीर वेयर द मुस्लिम पॉपुलेशन इज द मेजॉरिटी, Jammu and Kashmir, the TFR fell from 4.5 to 1.4% in 2011. Data also show that Muslims have adopted better family planning measures than Hindus. ठीक है, ये इस डेटा को प्रूव करता है कि हिंदूज के जो नंबर्स है वो ज्यादा गिर गए TFR में, मुस्लिम से कम गिरे. तो वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या चीज है, तो उसमें क्रिटिकिटी में नहीं जाना है. मतलब कंपैरिजन भी जो पॉलिटिक्स की वजह से होता है वो भी फ्रूटफुल नहीं है. वो ये कह रहे हैं कि आप जो प्रैक्टिकल स्टेप लेकर आइए, पॉलिटिकल बहस से कोई फायदा नहीं है. नाउ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम इसको रेफर कर सकते हैं. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस Jaishankar too has countered the need for such a law by saying forced population control can have very dangerous consequences. It can create a gender imbalance. जो फोर्स पॉपुलेशन कंट्रोल जो चाइना में जैसे हुआ था, अगर हम वो करते हैं तो उसके बहुत ही खतरनाक परिणाम हो सकते हैं. इट कैन क्रिएट अ जेंडर इम्बैलेंस, एक जेंडर इम्बैलेंस को क्रिएट कर सकता है. फोर्स पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स हैव नॉट शोन promising result in the countries that have been implemented them. The most relevant example being India's immediate neighbor China. China ने क्या किया? The only child policy has proved to be disastrous causing a demographic imbalance. वहां पे demographic imbalance हुआ, जिसकी बात यहाँ कह रहे हैं. The population of China is aging faster than in any other modern country owing to the policies of forced population control. इसका जो इफेक्ट क्या आया कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो जल्दी ज्यादा वृद्ध हो रही है, उनकी उम्र जल्दी बढ़ रही है. क्योंकि जब पॉपुलेशन कंट्रोल होता है ना तो क्या करते हैं, उनको मेडिकेटेड टर्म्स में उसको कंट्रोल किया जाता है, मेडिसिन दी जाती हैं, उनको अलग तरह के स्टेरॉइड दिए जाते हैं जिससे उनकी बॉडी में चेंजेस आ जाए और आगे पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प हो. जिससे क्या साइड इफेक्ट क्या हुआ कि उनकी बॉडी एज जल्दी कर रही है मॉडर्न कंट्रीज हैं उसकी कंपैरेटिवली. तो ये तो सही नहीं है. नाउ स्ट्रेंथन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बदले में करना क्या चाहिए, सोल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे, हमें क्या करना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल में.
India needs to be adopt population control measures, but the focus should be on strengthening public health infrastructure and raising awareness. उनके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमको देना चाहिए, जैसे कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है, मेथड्स है जिनसे आप प्रोडक्शन कंट्रोल को, रिप्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, वो मेडिकल एस्पेक्ट्स की बात हो रही है. एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द नीड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल. एनी फोर्स कंट्रोल मेथड विल इम्पैक्ट द रेट ऑफ एजिंग, जैसे कि उन्होंने पहले रेफर किया. United States data show that there is a projected rise in the population of older people and a decline in the young people population in many countries. उन्होंने बोला कि there is a projected rise in the population of older people and a decline in the young population in many. ये क्यों कह रहे हैं ये चीज? ये भी एक क्वेश्चन क्रिएट करता है. क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेडिकल एस्पेक्ट जो बीमारियों का एक्सपोजर है, जो खान पान है, एनवायरमेंट है, आप देखिए हर तरह की रिपोर्ट क्रिएट हो रही है. हवा में भी प्रॉब्लम है, क्लीन एनर्जी, क्लीन विंड करके, क्लीन एयर करके भी हमारा एक पॉलिसी चल रही है जहाँ पे हवा को साफ करना है. जब हवा भी साफ नहीं है तो उसका इम्पैक्ट हम सबके ऊपर आता है. तो ओल्डर पॉपुलेशन तो ठीक है, बढ़ रही है, यंग पॉपुलेशन कम हो रही है. ऑल्दो द ट्रेंड started in rich countries such as Japan, the trend is now visible in developing countries as well, especially Southeast Asia. Among these trends, implementing forced population control can only have negative consequences. और इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ही हो सकते हैं. इसके कुछ और पॉइंटर्स भी आप आने वाले टाइम में देखेंगे जिसमें फोर्स पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, जिसमें आपका सोचना क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसके सोल्यूशन क्या होंगे. जब भी आप कोई भी आर्टिकल से मेंस प्रिपरेशन करें तो ये ध्यान रखिए कि जो प्रॉब्लम है उसका आपका अप्रोच क्या है, उस प्रॉब्लम को लेकर के ये समझना बहुत जरूरी है. और एडिटोरियल पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये कि इससे आपको आपके दिमाग में जो ओपिनियन है सिस्टम को लेकर के वो उसको क्लैरिफाई करता है, समझाता है कि प्रॉब्लम क्या है. पर आपको अपनी अप्रोच खुद डिफाइन करनी है जो आपकी इंटरव्यू प्रोसेस तक जाएगी. जो भी आपकी अप्रोच है, जैसा आप सोचते हैं, आपके हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है और क्या प्रैक्टिकल अप्रोच इंडिया ले सकता है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आपको क्या लगता है कि इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकती है. हमें तो पता है कि योगीनाथ ने क्या बोला या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है या कोई स्टेट का गवर्नर क्या बोल रहा है, पर आप क्या बोलते हो, ये इसके लिए आपको अपनी अप्रोच एक डिफाइन करनी पड़ेगी इन दिस रिस्पेक्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये आर्टिकल है लीगल हर्डल्स इन फ्रीइंग हिंदू टेम्पल्स. अब ये जो फ्री हिंदू टेम्पल्स है, इस जो एक प्रॉमिस था बीजेपी गवर्नमेंट ने किया था, उसको लेकर के कर्नाटका चीफ मिनिस्टर ने भी एक एक्ट बनाया और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था. ठीक है, और उन्होंने बीजेपी ने क्या कहा था कि फ्री हिंदू टेम्पल्स करके हम एक कैंपेन लाएंगे जिस पर लोगों ने इसको गलत समझा. फ्री हिंदू टेम्पल का मतलब ये नहीं है कि वो संविधान से अलग होगा, कोई नई चीज बना देंगे, नहीं. जब भी इंडिया अंदर द विसिनिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप जो बनाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्टेंस भी उसमें होनी चाहिए. ऐसा नहीं कुछ भी बना दिया. तो उसी के लिए ये बात हो रही है. अभी हाल फिलहाल में जो वहां पे एक्ट जिसको चैलेंज किया गया उसके रेफरेंस से बात है कि जो इस एक्ट के रेफरेंस से समझते हैं कि जो एक्ट ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने पास किया था, बट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वाज चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क शिरूर मुड केस. द कोर्ट upheld the overall law through it struck down some provisions. ठीक है, तो ये जो फ्री हिंदू टेम्पल्स है ये हमें कनेक्ट करता है सेक्युलरिज्म में. ठीक है, करता है, सेक्युलरिज्म से कनेक्ट करता है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करता है इस वे में नहीं कि एक तरीके का रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाए. राइट, तो उसके लिए ये जो आर्टिकल है आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है. अच्छा, पॉलिटिकल चीजों को नहीं समझेंगे, सिर्फ अपनी चीज को पकड़ेंगे. इन 1960 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द हिंदू रिलीजन एंडाउमेंट्स कमीशन चेयर्ड बाय डॉक्टर सीपी रामास्वामी अय्यर. 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा कमीशन बनाया था टू इंक्वायर इनटू मैटर्स कनेक्टेड विद हिंदू पब्लिक रिलीजन एंडाउमेंट्स. ठीक है, द कमीशन डिक्लेयर्ड दैट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर टेम्पल्स वाज एसेंशियल टू प्रिवेंट माल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑब्जर्व दैट द एब्सेंस ऑफ enactments regulating administration of Hindu temples in some states led to general apathy and consequent neglect of the institution. मतलब उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए जो हिंदू टेम्पल्स में क्रिएट होती रहती हैं, जनरल अपैथी एंड कॉन्सिक्वेंट निग्लेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को टेक केयर करने के लिए उन्होंने एक आयोग बनाया था
और उसमें उन्होंने कुछ चीजें डिक्लेयर की थी। एज सच बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एंड एक्सपर्ट्स बॉडीज हैव बैक्ड गवर्नमेंट रेगुलेटरी को कंट्रोल ओवर टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली क्योंकि हमारे देश में धर्म अपने हिसाब से किसी भी धर्म को फॉलो करने का अधिकार है, राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर हिंदू टेम्पल्स में कोई ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो वहां की सैनिटी को खराब करता है, उसके लिए वहां पे उन्होंने एक आयोग बनाया था। ये हमें भी ये एक अपने आप में अपडेट है ना। उसके बाद क्या हुआ कि जो इस चीज जब इसको क्लेम किया बीजेपी ने अपने टाइम में, जब सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि हम फ्री हिंदू टेम्पल को कैंपेन को लेके आएंगे। तो उसके बाद कर्नाटका गवर्नमेंट डीएमके ने क्या किया, कुछ अपॉइंटमेंट्स करे जिसमें से जो टर्म मैं आपको अंडरलाइन करके दे रही हूँ ये आपके प्री के लिए हो सकता है। अर्चकास मतलब होते हैं प्रीस्ट, और औधुवार मतलब होते हैं सिंगर ऑफ हाइम्स। तो इस तरह की जो हिस्ट्री में भी कई सारी टर्म्स हैं जो सदन हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। ऐसी टर्म्स हमको, आप जब हिस्ट्री जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं GS1 में, ऐसी टर्म्स होती हैं जो प्री में पूछी जाती हैं। तो ये मैंने इसलिए अंडरलाइन की है, ये सिर्फ आपके प्री के लिए आपके यूज कर सकते हैं आप। नाउ अब समझते क्या है कि हमें इस मेंस के लिए क्या प्रिपेयर करना है इसमें, कि मच ऑफ द कैंपेन ऑफ फ्री टेम्पल्स फीड ऑफ द मिसकंसेप्शन। इससे एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हुआ इस फ्री टेम्पल से, दैट कंट्रोल ऑफ टेम्पल्स बाय द स्टेट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, कि जो फ्री टेम्पल है वो प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म से अलग है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। हाउएवर द फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ वेस्टर्न जुरिस्डिक्शन वेयर स्टेट एंड चर्च आर टोटली सेपरेट। पर जो हमारा सेक्युलरिज्म है, जिन्होंने बहुत ध्यान से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स को पढ़ा है, वो समझ सकते हैं कि हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न कंट्री से बिल्कुल अलग है, जहां पे स्टेट और चर्च दो अलग अलग एंटिटीज होती हैं। In India, the freedom of freely profess, practice and propagate religion, Article 25 of the Constitution, is subject to the power of the state to make laws on the secular aspect of the religion. तो आर्टिकल 25 कहता है कि स्टेट सेक्युलरिज्म को लेकर के नियम, कायदे, कानून धर्म को के हिसाब से बना सकता है, क्योंकि हम कोई रिलीजन कंट्री नहीं है, हमारे देश में कोई रिलीजन तो नहीं है, लेकिन इस एस्पेक्ट को लेकर के नियम कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन conferred powers to the state to exercise limited control over religion affairs by virtue of Article 25(2). Dr. B.R. Ambedkar observed that religion should not be given a vast, expensive jurisdiction so as to cover the whole of life and to prevent legislature from encroaching upon that field, and that the liberty we have is to reform our social system, which is so full of inequities, inequalities, discrimination, which conflict with our fundamental rights। ये उनका अप्रोच था मिस्टर B.R. अम्बेडकर का। इस पे भी आप इसको ऐसे राइटिंग में यूज कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग में सेक्युलरिज्म यूज हो सकता है। उसके साथ साथ over the years, the Supreme Court has held a number of cases that the Constitution only protects the practices that are essentially religious and does not preclude the power of state to make laws on secular, economic, political, or financial aspect of religion by religion. By virtue of such judicial precedents, government have undertaken significant रिफॉर्म्स हम गवर्नमेंट कर चुकी है। अब समझने वाली बात यह है कि इससे लोगों ने क्या ओपिनियन क्रिएट की। वैसे वही मैंने बोला कि जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है तो उसको हम समझते क्या है और रियली में वो होती क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं। नाउ सुपरवाइजरी स्टेट कंट्रोल ओवर टेम्पल्स टू द एक्सटेंट दैट इट डज नॉट अफेक्ट द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस मस्ट बी रिगार्डेड एज एन इनवायबल एस्पेक्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं करना चाहिए, बाकी नियम कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह की चीजें बना, इसको तभी चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के आगे, जरूर कुछ ना कुछ उसमें ऐसी चीज रही होगी उस एक्ट में। द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड लॉ सच एज, जिन्होंने ये तक जो एक्ट पास हुआ कर्नाटका गवर्नमेंट ने किया, एंड फाउंड देम टू ऑपरेट विद द कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल फ्रेमवर्क। ठीक है, जैसे मैंने कहा कुछ ना कुछ इशू रहा होगा फ्रेमवर्क को लेके, ऑफ रेगुलेटिंग द सेक्युलर एस्पेक्ट ऑफ द हिंदू रिलीजन। द फार्मर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसिस द नीड फॉर सोशल रिफॉर्म इन रिलीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेफर क्या करना है कि आपको सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन को रीडिफाइन करना है, आर्टिकल 25 क्या कहता है उसको समझना है, और जो मैंने दो टर्म्स आपको बताई उसको आप लिख सकते हैं। और इस तरह की और टर्म्स जो हिस्ट्री में यूज होती हैं, जो हमारी दक्षिण भारत से जुड़ी हुई जो हिस्ट्री है उसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो प्री में पूछी जाती हैं, उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ द पंच लाइन इज हिंदू टेम्पल्स कैन ओनली बी रिगार्डेड एज एन अटेम्प्ट टू रीडिफाइन सेक्युलरिज्म एंड अल्टीमेटली रीराइट द फंडामेंटल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये इस जो आपको ये बोला कि हिंदू टेम्पल्स कैन ओनली बी रिगार्डेड as an attempt to redefine
कि हिंदू टेम्पल्स को की आप हेल्प ले सकते हैं सेक्युलरिज्म को रीडिफाइन करने में, ठीक है, जो कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। ओके धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए आप इंडियन हिंदू टेम्पल्स को अटेम्प्ट ले सकते हैं रीडिफाइन करने में सेक्युलरिज्म एंड अल्टीमेटली रीराइट द फंडामेंटल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आर्टिकल कह रहा है, उनकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, पर आपको समझना है कि वो आपके लिए क्या जरूरी है। अच्छा, अब आर्टिकल नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, जिसमें सिंगल सिगरेट को बैन किया गया है। प्रपोजल है जिसमें सिंगल सिगरेट को बैन कर देना चाहिए। अब समझने वाली बात यह है कि पूरा सिगरेट बैन करिए, क्यों नहीं, सिंगल सिगरेट ही क्यों बैन करने की बात इसमें हो रही है। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की रिकमेंडेशंस है पार्लियामेंट में। तो उन्होंने बोला कि लास्ट रिपोर्ट अबाउट कैंसर, सबसे पहले कैंसर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी है, जो कैंसर का डेटा निकल करके आ रहा है उसके लिए आप टोबैको बैन करिए। टोबैको में आपका सिगरेट भी आती है, तो बोल रहे हैं आप बैन ऑन सेल ऑफ सिंगल स्टिक ऑफ सिगरेट रिकमेंडेशन की है। इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड दैट द गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस ऑन ऑल टोबैको प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने कहा, एंड यूटिलाइज एक्वायर्ड रेवेन्यू फॉर कैंसर प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस। ठीक है, आप बैन लगाइए और जो पैसा है उसको कैंसर प्रिवेंशन अवेयरनेस में लगाइए। प्रपोजल क्या है कि प्रपोजल ये है कि आप सिंगल स्टिक वाले जो सिगरेट है उसको आप बैन कर दीजिए। नाउ इसको फटाफट समझ लेते हैं। ब्रॉडली द मेजर्स एम टू कर्ब कंजम्पशन एज वेल एज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। द रिपोर्ट्स साइट्स द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, इसको आप रिवाइव करिए, रिफ्रेश करिए। नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है 2017 की? endeavor फॉर अ रिलेटिव रिडक्शन इन करंट टोबैको यूज बाय 30%। 2025 तक हमको 30% तक करना है टोबैको यूज। इस चीज को हाईलाइट करते हुए रिकमेंडेशन दिए जा रहे हैं कि कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, उसको कम करने के लिए आप इस बैन को लगाइए। In India, more than 80% of tobacco consumption is in form of chewing tobacco, aggressively marketed as a mouth freshener. जो chewing tobacco तंबाकू है उसको माउथ फ्रेशनर की तरह प्रमोट किया जाता है और 80% तंबाकू कंजम्पशन इसी तरीके से होता है। नाउ व्हाई फोकस ऑन सिंगल, ये सवाल समझने वाला है कि सिंगल स्टिक आर मोर इकोनॉमिकल टू अक्वायर देन अ फुल पैक ऑफ सिगरेट। ठीक है, जो सिगरेट को कंज्यूम करते हैं वो समझ सकते हैं इस बात को, और नहीं भी करते समझिए कि एक स्टिक लेना आसान है, पूरा पैक लेना मुश्किल है, इसलिए इसको इम्पोज करना भी जरूरी है। नाउ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑब्जर्व, क्योंकि लास्ट लेंसेट की रिपोर्ट आई थी सर्वाइकल कैंसर को लेकर के, जिसमें WHO ने कहा कि नहीं, हमें डेटा कम करना है, हमें सर्वाइकल कैंसर का डेटा कम करना है। ये भी उसी की तरह एक चीज है कि WHO हैज ऑब्जर्व दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ टोबैको आर हार्मफुल एंड देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू टोबैको। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट स्मोकिंग सिगरेट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ टोबैको यूज वर्ल्ड वाइड। इसलिए उन्होंने लेंसेट की जो रिपोर्ट के हिसाब से हमको नंबर्स कम करने हैं। 7 मिलियन एनुअल डेथ हो रही है, और इसमें लिखा भी हुआ है, लेंसेट नोटेड इन एन एडिटोरियल इन जून 2020 दैट बाय 2030 7 मिलियन एनुअल डेथ्स फ्रॉम स्मोकिंग आर एक्सपेक्टेड, नॉट हुई है, एक्सपेक्टेड टू बी फ्लो फ्रॉम लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। इसलिए इसको हाईलाइट WHO ने किया है और इसको हमें कम करना जरूरी है। नाउ सिंगल स्टिक सेल्स ओनिंग इट टू देयर इजियर एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी से हमने समझ लिया। Nicotine in tobacco products is highly addictive and without cessation support, only 4% of users who attempt to quit tobacco consumption will succeed according to WHO। जो प्रयास करते हैं छोड़ने का उसमें सिर्फ 4% यूजर ही छोड़ पाते हैं, इतना ज्यादा अडिक्टिव है ये, इसलिए इसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। अब ये बैन कितना इफेक्टिव हो सकता है कि इन्होंने जो हिंदू से जो बात हुई, किसकी बात हुई, तमिलनाडु पीपल फोरम फॉर टोबैको कंट्रोल वाले जो सिरिल अलेक्जेंडर है, उन्होंने बात बोली दैट notwithstanding that the proposed move would reduce consumption and sale, the government must also consider instituting vendor licensing। उसके लिए वेंडर लाइसेंसिंग को भी कंट्रोल करना चाहिए। क्यों? इफ यू अलाउ lakhs and lakhs of shop to sell tobacco and then implement a ban on the sale of single sticks of cigarette, how would you enforce the ban? ये क्वेश्चन हो सकता है मेंस के लिए कि ये आपकी अप्रोच क्या है। अगर हम दुकानें खोलते चले जा रहे हैं और स्टिक को बैन कर देंगे, आप पी नहीं सकते हो, तो वो गलत है ना, हमको पूरा वेंडरशिप को ही कैंसिल करना चाहिए। जिस्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू द लैंसेट अबाउट 7 मिलियन annual death can be expected by 2030, sorry my mistake, 2030 from low and middle income countries due to smoking। ठीक है, single sticks being more economical and can appeal to youngsters who may have limited money in hand। single sticks are also preferred by people who are yet to pick up the habit but want to try it out। ठीक है, उनके लिए भी जरूरी है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो आज का लास्ट आर्टिकल है। ये एक फेल्ड अटेम्प्ट
एट डीक्रिमिनलाइजेशन। ये एक अटेम्प्ट है जहां पे पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाए हैं जिसमें बहुत सारे एक्ट को मर्ज किया गया है। और इसका इशू सॉरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जो ओवर क्रिमिनलाइजेशन है, बहुत ओवर का मतलब अति और अपराधीकरण, अति अपराधीकरण को कम किया जाए। कैसे? क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे लॉ में ऐसा है कि बहुत सारे लॉ एक साथ जब क्लॉजेस लग जाते हैं किसी के ऊपर, तो उसको प्रूव करते 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 जिंदगियां निकल जाती हैं, पर उनकी पेनल्टीज खत्म नहीं होती, उनकी उनके कॉन्सिक्वेंसेस खत्म नहीं होते। इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बिल ला रहे हैं, पर ये आर्टिकल कहता है कि वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो समझते हैं कि फटाफट समझते हैं कि इशू क्या है यहाँ पे। लास्ट वीक द यूनियन गवर्नमेंट टेबल द जन विश्वास बिल। इस बिल का नाम है जन विश्वास बिल 2022 इन द पार्लियामेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीक्रिमिनलाइजिंग का मतलब आपराधिकरण से हटाना 183 offenses across 42 legislations and enhancing the ease of living and doing business in India। ठीक है, इसको इफेक्टिव बनाने के लिए बिल लाया जा रहा है। नाउ it is a welcome move, however the consequences क्या होते हैं? An unprincipled growth of criminal law has long been a cause of concern for scholars of law. Such growth is evident from the fact that criminal law is frequently used as a political tool की तरह use किया था criminal law को। The act of criminalization of often becomes a medium for government to put across a strong image as opposed to punishing wrongful conduct। ठीक है, consequences अब समझते हैं कि actually डेटा क्या कहता है। being a civil service aspirant हमें क्या समझना चाहिए? The consequences are felt almost immediately। consequence हमें तुरंत दिख जाते हैं। As per the National Judicial Data Grid, 4.3 crore pending cases, nearly 3 crore cases are in relation to criminal proceedings। ठीक है, ये है मेन इशू। It is tried to say, ये तो मतलब कई सुनी सुनाई बात हो गई, पुरानी घिसी पिटी बात है। Tried का मतलब घिसी पिटी बात। It is tried to say that the growing numbers of pending criminal cases share direct relation with the number of criminal laws। Similarly, the rise in the prison population is also proof of over criminalization। आपको याद होगा बीच में हमारे प्रेसिडेंट ने कहा था कि हमें जेल हम लोग क्यों बना रहे हैं, जेल हमें और बनानी नहीं चाहिए, हमको जेल को खत्म करना है, जेल को बनाना नहीं है। ये वो चीज है, जब हम इतने सारे क्लॉजेस उनके ऊपर लग जाएंगे तो ओवर क्रिमिनलाइजेशन तो होगा ही होगा। एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2021, a total of 5.54 lakh prisoners were confined in prisons against a capacity of 4.25। मतलब 4,25,000 की जो उनकी कैपेसिटी है, 4.25 लाख सॉरी, उससे ज्यादा लोग वहां पे कैदी रह रहे हैं हमारे जेलों में, राइट? प्रिजनर है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। हम इसलिए उन्होंने कहा था कि हम जेल क्यों बना रहे हैं, हमें जेलें खत्म करनी है, क्योंकि हमें ये चीज भी खत्म करनी है। इसलिए इस बिल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ना स्कोप क्या है इस बिल का? द जन विश्वास बिल ईदर ओमिट्स पैनल प्रोविजंस और रिप्लेस। यहाँ पे स्कोप क्या है कि या तो प्रोविजन को वो हटाता है, ओमिट करता है, और या तो रिप्लेस करता है विद फाइन्स। अब कौन कौन से इसमें जो हमारे एक्ट है वो कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देन विद फाइन्स इन लेजिस्लेशन सच एज एयर एक्ट, ठीक है, एयर एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, सिनेमाटोग्राफ एक्ट, पेटेंट्स एक्ट, ट्रेडमार्क्स एक्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अमंग सेवरल अदर्स। ये सारे एक्ट इसमें मर्ज होंगे। दे आर प्राइमरली ऑफेंसेस विच आर रेगुलेटरी इन नेचर। बाय एंड लार्ज एन एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ बिल रिवील्स दैट स्ट्रेस हैज बीन ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट क्लॉजेस विद द फाइन्स। लेकिन इसका यही कॉन्सिक्वेंस भी है जिसको वो कह रहे हैं, इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि इसका मतलब है कि ये क्वाज़ाई डीक्रिमिनलाइजेशन है, जिसमें आप उसको खत्म नहीं कर रहे हैं, आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं। क्या रिप्लेस कर रहे हैं? कह रहे हैं कि पेनल प्रोविजंस और रिप्लेसेस विद देम फाइन्स। उसको आप फाइन की तरह रिप्लेस कर रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, अगर आप फाइन भी लगाते हो पर जिसके ऊपर जो ऑफेंस लगा है वो गलत साबित नहीं होता है। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, इसी को वो हाईलाइट कर रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि क्वाज़ाई डिक्रिमिनलाइजेशन है। क्वाज़ाई का मतलब आधा। There is much that is required for the efforts aimed at decriminalization of 4-255 in any meaningful way। इस लॉ के हिसाब से बिल को पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि वो कह रहे हैं कि जो पेनल्टीज लगती हैं उसको रिप्लेस कर रहे हैं फाइन्स के साथ।
ठीक है, उसको खत्म नहीं कर रहे हैं। अगर वो कह दे कि नहीं क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी हम इसको खत्म कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। वो ये कह रहे हैं या तो ये लगेगा या फिर आपको फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइन देने का मतलब फाइन तभी लगता है जब आपको उसके साथ की सजा भी मिलती है या फिर आप कोर्ट इस बात को मानता है कि ये बंदा कल्पिट है और इसीलिए वो फाइन दे रहा है, समझे। तो इसलिए इसकी इसकी ये एक कमी भी है इस बिल की ना। समझने वाली बात है। वो ये क्या कह रहे हैं, The intent of bill is merely to ensure that imprisonment is replaced with the fine. जैसे मैंने कहा ये इसका gist है, for as many offences as possible. The extent to which it succeeds in decriminalizing offences, however, it is questionable. ये इसका question है। तो जन बिल का इस बिल का यही एक इशू भी है और इसी को समझना भी है। इफ दीज फॉल्ट्स आर टू बी रेक्टिफाइड, इट इज पर्टिनेंट दैट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज इज अंडरटेकिंग एंड द गवर्नमेंट प्रायोरिटीज एंड नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मतलब अगर ये ठीक हो सका तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। तो जो जन विश्वास बिल है उसके बारे में ये चीज उन्होंने मेंशन करी। नाउ हमको समझना क्या है बीइंग अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट की जन विश्वास बिल क्या है, इसके की एरियाज क्या है, उसको समझना। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस ये समझना है कि कौन कौन से एक्ट इस पे मर्ज होंगे, इसका इशू क्या है। और मेन इशू जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि ये रिप्लेस करता है पेनल्टीज को, उसकी पेनल्टीज को उसके एक्ट से। जो मेन चीज में बोली है कि इंश्योर दैट इम्प्रिजनमेंट इज रिप्लेस विद द फाइन्स, जो आपका इम्प्रिजनमेंट है वो रिप्लेस होता है फॉर एज मेनी ऑफेंसेस एज पॉसिबल। इस पे और आर्टिकल अभी आएंगे। हाउएवर द बिल ईदर ओमिट्स penal provisions or replaces them with the fines is legislation such as Air Act, Environment Protection Act, Forest Act, Drugs and Cosmetics Act, Cinematographer Act, Patents Act amongst others। इस पे एक आपका प्री का क्वेश्चन तय है। वो पूछ सकते हैं कि जन विश्वास बिल में कौन कौन से एक्ट आते हैं, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा दूसरा, कोई नहीं सारे, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे आपको और ये प्री में क्वेश्चन क्रिएट कर देंगे कि जन विश्वास बिल में कौन कौन से। अब आप देखो पूरा क्वेश्चन कहां से आया, ये तो आपके आर्टिकल में ही था। तो आपको बस समझना ये है कि हमारे प्री में क्या क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है और मेंस के लिए आपका ये क्वेश्चन है कि जन विश्वास बिल क्या है, इसकी मेन इश्यूज क्या है, या फिर अपनी अप्रोच को क्लियर करिए, एनालिटिकल अप्रोच को क्लियर करिए या एक्सप्लेन करिए जन विश्वास बिल के टेंजेंट में। ऐसे क्वेश्चंस मेंस में क्रिएट होते हैं। सो ये थे आज की एडिटोरियल। इसका लास्ट टर्म लाइन पढ़ लेते हैं। एन एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द बिल रिलीज दैट स्ट्रेस हैज बीन ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट क्लॉजेस विद फाइन। इसका जो यही इसके जो 5 में अंडरलाइन कर दी है कि इसका जो स्ट्रेस है वो रिप्लेसमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट क्लॉजेस पे है विद फाइन्स, ना कि उनको पूरी तरीके से हटाने में, ना कि डीक्रिमिनलाइजेशन में। तो 2 टर्म यहाँ पे और समझ में आनी चाहिए कि डीक्रिमिनलाइजेशन क्या है। ठीक है, 2 वर्ड यूज हो रहे हैं, डिक्रिमिनलाइजेशन और एक होता है ओवर क्रिमिनलाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या होती हैं और जन विश्वास बिल में ऐसा क्या है जो उसमें रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है, उसकी भी बात को समझ लेते हैं। तो दोनों एस्पेक्ट हमको पता होना चाहिए। तो आई होप ये थे आज के एडिटोरियल और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि आप बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे और हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा।